हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और देखिए, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। माय नेम इज़ सत्यम तोमर और मैंने जो जो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं यहाँ पर उन्हीं सब की लिस्ट मैंने बना दी है। अब इस लिस्ट बनाने का पर्पज़ क्या है? सिर्फ इतना पर्पज़ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जितने भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्हीं कोई से ना कोई से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इनमें से एक हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सभी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए हैं। और अगर कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है कि इस जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के बाहर भी कोई ऐसा एग्ज़ाम है, तो भी आपके लिए, अगर मैंने इतने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको भी मुझसे सीखनी चाहिए। मैंने क्या अप्लाई किया, कैसे इतनी जल्दी सिलेक्शन इतने एग्ज़ाम में लिया, ये चीज़ें मैं बताता चलूँगा। सारी चीज़ें मिलेंगी। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आज मैंने एक प्रैक्टिस सेट लिया है। प्रैक्टिस सेट मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी 2023 का। ये पूरा का पूरा पेपर है। टोटल 20 क्वेश्चन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करता तो कैसे करता। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार है, वह अपनी वस्तुओं को 40% की छूट पर देता है और उसके बाद भी उसे 20% का लाभ मिलता है। अगर 2400 रुपये अंकित मूल्य है, यानी मार्क प्राइस जो है वो 2400 रुपये है, तो वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय यानी कितना क्रय मूल्य भुगतान किया था, ये पूछा गया है। कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, मार्क प्राइस दिया गया है। देखिए, अगर आपको, वैसे तो मैं अगर बेसिक से पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा ये चीज़ कहाँ से आई है। फ़िलहाल इतना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता भी होगा कि सीपी और एमपी का अगर मैं डायरेक्ट रेशियो निकालूँ तो कैसे आएगा। 100 माइनस डिस्काउंट और डिवाइड करेंगे हम 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा 100 में से 40% छूट है तो 60 बचेगा और ये हो जाएगा 20% प्रॉफिट है तो 120। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:2 यानी 1:2। ये हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया। दो की वैल्यू हमें 2400 रुपये दी गई है, तो एक की वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, 1200 रुपये। यही मेरा आंसर होगा। अब इस चीज़ को पूरा बेसिक से मैं बेसिक लेक्चर में बताऊंगा। फ़िलहाल समझ लीजिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति की इनकम दे रही है कि उसकी आय कितनी है, उसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर खर्च दे रखा है। उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो देखिए, इसके दो कॉन्सेप्ट होंगे। एक तो बेसिक से कर सकते हैं आप, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर एलिगेशन लगाओगे, देखिए कुछ फिक्स नहीं होता है। किसी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट काम अच्छा लगता है, किसी कॉन्सेप्ट से अच्छा आ जाएगा आंसर, और उसी क्वेश्चन में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लोगे तो उस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब मैं इसमें एलिगेशन लगाऊंगा। आपको पता है एक्सपेंडिचर कितना है, 12% बढ़ा है, और जो आपकी सेविंग है वो हमें पता लगानी है। और इनकम जो होती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाकर इनकम बचती है, तो इनकम बनती है, तो इनकम 18% की वृद्धि हुई है। अब मैं एलिगेशन लगाऊंगा। सबसे पहले मैं एक्सपेंडिचर यानी खर्च और बचत का अनुपात लिखूंगा नीचे। अगर 95,000 उसकी आय है, व्यय है 75,000, तो बचत होगी 20,000। तो 75,000 और 20,000 का अगर मैं अनुपात बनाता हूँ तो यहाँ पर लिख लेंगे 75,000 और 20,000। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 से 15 बार जाएगा और 5 से 4 बार जाएगा, तो ये 15:4 आ जाएगा। अब देखिए, 18 में से अगर 12 घटाओगे तो यहाँ कितनी आएगी वैल्यू, 6। यानी 4 की वैल्यू अगर 6 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी। 4 की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पर 4 की वैल्यू 6 है, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 6 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 15। इतना बेसिक तो आपको आता ही होगा। तो ये आ जाएगी 45/2 यानी 22.5। तो ये हमारी कैलकुलेशन का अदर पार्ट है। अगर ये 22.5 है तो 18 में से 12 घटाया था, तो इस बार 18 में 22.5 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 40.5, और यही हमारा आंसर होगा, 40.5।
5। चलिए ऑप्शन आपका कहाँ है, ये रहा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है कि एक डीलर है, उसने वस्तुओं पर मार्क प्राइस कितना है 72,000 रुपये अंकित किया है और उस पर 20% की छूट दी और फिर 10% की हानि हुई। तो सीपी, सबसे पहले सीपी और एमपी का रेशियो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट है, 20% की छूट है यानी 80, और इसमें लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस होगा यानी 90। इसका रेशियो आ जाएगा 8:9, 8/9। और मुझे पता है उसने कितना बताया था, मार्क प्राइस उसने पहले ही दिया है, अंकित मूल्य 72,000। अगर 9 बराबर 72,000 है तो कितने गुना है, 8,000 गुना। 9 अट्ठे 72 होता है, तो 1 बराबर 8,000 आ जाएगा, तो 8 बराबर 64,000 निकल जाएगा। तो यानी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है हमें पता चल गया 64,000 रुपये है। अब यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस हमारा निकल गया 64,000। अब उसने कहा है कि उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे ताकि उसे कितने का प्रॉफिट हो, 440 रुपये का। अगर कॉस्ट प्राइस ये है, 440 का बेनिफिट होगा यानी लाभ होगा, तो इसमें एसपी क्या आएगा, एसपी निकल जाएगा आपका 64,000 प्लस 440 यानी 64,440। अब एसपी है और मार्क प्राइस पर छूट मिलती है हमेशा, ध्यान रखना। जब छूट मिले तो सीपी का कोई काम नहीं रहता है, एसपी और एमपी का काम रहता है। तो अब मैं इस सीपी की जगह यहाँ पर आपको एमपी लिख दूंगा। चलिए एमपी कितना था मार्क प्राइस हमारा, मार्क प्राइस था 72,000। अब कितने की छूट दी है इसमें, यहाँ से अगर आप घटाओगे तो 8,000 तो यहाँ से आ जाएगा, और 8 में 500 घटाओगे तो 7,560, 7,560 और डिवाइड करेंगे 72,000 से, मल्टीप्लाई 100 से, ये परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अगर काटोगे तो 2 और 1, 3 जीरो से 3 जीरो, 72 से काटोगे तो 72 ही कम 72, 3 36 बचेगा। अगर 36 बचेगा तो 10 लगाओगे, 360, 10.5, ये 10.5 आ जाएगा आपका। मैं एक कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसे कैसे आसान करना है ये भी धीरे धीरे बता दूंगा आपको। इसका आंसर हो गया 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जीडी ले लो या यूपी पुलिस ले लो, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसने कहा लंबवृत्तीय बेलन है, उसका व्यास, सबसे पहले व्यास और त्रिज्या इन पर फोकस रखना अपना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हाइट कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या है उसने कहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना होगा। अब मैं अगर आपसे बताऊं, यहाँ पर कर लेते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, तो याद रखना 2πr/h, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h+r। ये चीज़ आपको पता होगी पहले से ही, नहीं पता है तो मैं बेसिक से बताऊंगा ये फॉर्मूले कहाँ से आए, ठीक है। 2πr मैं कॉमन ले लूँगा, 2πr कॉमन आ गया, यहाँ से h बचा, यहाँ से h+r बचा। अब 2π की वैल्यू दी है 22/7 और r की वैल्यू पहले से ही 7 है, और ये यहाँ से 2h हो जाएगा और r हो जाएगा, तो 2h यानी h की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 + 7 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और 22 दूनी हो जाएगा 44 और मल्टीप्लाई 11। अब आपको पता होगा किसी भी नंबर की अगर मल्टीप्लाई 11 से करनी है तो क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट डिजिट ऐसे ही लिख दीजिए 4, दोनों को जोड़ दीजिए 4 4 8, और फिर फर्स्ट वाली डिजिट जो इधर बचती है इसे ऐसे लिख दीजिए 484 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। ये आंसर है सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। वह साइकिल चलाकर 16 की चाल से
प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। मतलब एक व्यक्ति था, यहाँ से गया 64 की चाल से यहाँ पर, फिर जब वापस आया तो वो 16 की चाल से आया, 16 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, एवरेज स्पीड। दो कॉन्सेप्ट है, एक तो एलसीएम मेथड होता है, एक सीधा फॉर्मूला होता है। सीधा फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी पहली स्पीड 64 मल्टीप्लाई सेकंड स्पीड 16 और नीचे दोनों स्पीड का सम कर दीजिए। 64 और 16 80 होते हैं। अब काट दीजिए इसे, देखिए 8 से काटूंगा मैं, 8 दाई 80 और 8 अट्ठे 64। अब मैं और काटना चाहूँ, नहीं, नीचे अगर मुझे 10 मिल चुका है तो मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा। 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर होगा 196। मैं 10 से क्यों नहीं काटा, क्योंकि मुझे पता है अब दशमलव लग जाएगी एक अंक बाद। 8 दूनी 16, 16 16 सॉरी 256, 256, 14 का स्क्वायर होता है ना 196, तो 256 दशमलव लग जाएगी तो 25.6, ये आपका आंसर आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो डायरेक्ट एवरेज स्पीड का पता चल गया, 2 मल्टीप्लाई स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 और डिवाइड में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ए ने अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च किया, और देखिए शेष नहीं दिया है यहाँ पर। दो टाइप के सवाल बनेंगे, जब बेसिक से कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान दे दिया, वह भोजन और वृद्धाश्रम पर टोटल इतने रुपए खर्च किया, तो ए की इनकम कितनी है। अगर ए की इनकम 100% थी तो 45 भोजन पर और 5% वृद्धाश्रम पर, यानी 50% इसने खर्च कर दिया। और यही उसने बताया है कि ये दोनों जो खर्च किए हैं भोजन और वृद्धाश्रम पर 28,500 रुपये है, 28,500। अब उसने पूछा है उसकी इनकम कितनी थी, यानी 100%। अब 100% का मतलब क्या है, 50 का दुगना है, तो 28,500 का दुगना, 28 का दुगना 56 होता है, और 5 का दुगना 10, यानी एक हासिल रहेगा, यानी ये हो जाएगा 57 के आगे 3 जीरो। डायरेक्ट कर सकते हैं, 285 का दुगना जब करेंगे तो 570 आता है। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और उसे 435 यानी 4,35,000 में बेच दिया। एक चीज़ और समझाता हूँ, अगर आपको सीपी एमपी या कुछ भी दो चीज़ है, जैसे इन दोनों में देखना है कि इन दोनों में कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो इसे अगर हम रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे तब भी उतना ही आता है। जैसे मैं इसे करके दिखाता हूँ, मैं इसे अगर रेशियो में लिखूँगा 3,50,000, रेशियो बना देते हैं 4,35,000। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। अगर मैं इसे 5 से फर्दर काटूंगा तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35, ये 87 हो गया, और 5 से काटेंगे 70। अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान बन गया, यानी 70 की चीज़ 87 यानी 87 रुपये में बेची है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट है, 17 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई 100। थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, एक जीरो से एक जीरो, 170/7 आ जाएगा, 170/7। इसे फर्दर काटोगे तो 7 दूनी 14 होता है, 3 आएगा 30, 7 चौक 28 होता है, फिर 7 तिया 21, यानी 24.3। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आप इसे बेसिक से करोगे 3,50,000 और 4,35,000 से करोगे, आंसर में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। चाहे आप करके देख लेना, इसमें डिफरेंस निकालना, डिवाइड में 3,50,000 मल्टीप्लाई 100 करना, सेम आंसर आएगा। इस चीज़ का बेनिफिट अभी इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में मैं ये चीज़ अप्लाई करूँगा, तो आप समझ लीजिए कहाँ पर अप्लाई होगी, कहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर से अगर चक्रवृद्धि ब्याज होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएगी। 10% का ब्याज है, तो 10 से चीज़ हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में 11। अब ये कितना टाइम लगेगा, इसकी पावर n इज इक्वल टू कितना था, 80,000
और ये कितना हो गया, 1,17,128। यहाँ से जो कटे उसे काट देते हैं, 8 से काट लेते हैं, ये हो जाएगा 10,000। और 8 से अगर इसे काटते हैं तो 8 ही कम 8, 3 से 37, 8 चौक 32, 51, 8 छंग 48, 3, 8 चौक 32, ये आ गया 14,641 और 10,000। अब ये हमें दिखाई दे रहा है 10 का मल्टीपल बन गया और ये 11 का मल्टीपल है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, चलिए अब देखिए, अब इस चीज़ को 11 का मल्टीपल है, 11 से कितनी बार कटेगा हम इसे ये चेक करते हैं, और 10 से कितनी बार जाएगा। तो 10 से मुझे दिख रहा है 4 जीरो हैं, तो 10 से 4 बार जाएगा। क्या ये 11 का 4 बार मल्टीपल है? अगर 4 बार है तो 4 साल टाइम आ जाएगी, एन की वैल्यू 4 आ जाएगी। मैं इसे 11 से काटता हूँ, 11 से काटोगे 11 एकम 11, 3 36 बचेगा, 11 या 33, 3 बचेगा 34, और 34 में 11 तो 33 और 11 11, और ये 11 की क्यूब होता है। तो 4 बार पूरा कट रहा है, तो एन की वैल्यू हमारी 4 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे तो उसे उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कितना समय लगेगा ये नहीं पूछा, कितना अधिक समय लगेगा। ये बच्चे बहुत गलत करके आते हैं जल्दी में। देखिए अगर स्पीड आधी कर दी तो सीधी सी बात है टाइम दुगना लगेगा। या तो आप सीधा ऐसे समझ लीजिए, स्पीड आधी है तो टाइम दुगना, यानी अब 10 घंटे लगेंगे। पहले 5 घंटे लग रहे थे, अब 10 घंटे लग रहे हैं। कितना अधिक है? 5 घंटे अधिक है। अगर बेसिक से करना चाहते हो तो 240 की जो किलोमीटर दूरी थी, अगर 5 से डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगा। इसे काटोगे तो 5 चौक 20, 48 किलोमीटर पर आवर आ गई। उसने कहा आधी गति से, यानी 24 की स्पीड से अगर कवर करे तो डिस्टेंस तो वही है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ जाएगा। ये 10 घंटे आ गया। पहले 5 घंटे थे, अब 10 घंटे हैं, तो कितने घंटे अधिक? 5 घंटे अधिक। इसे वर्बली कर सकते थे, और ओरली अगर नहीं करना चाहते तो वैसे कर सकते। 40-50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? 40 के बाद 41 आता है, फिर 43, फिर 47, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। देखिए घंटी का सवाल जब भी आए तो समझ लेना वो यही सवाल देता है सेम पैटर्न पे। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी ना, आपको आइडिया लग जाएगा। हर सेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 5 घंटी थी, सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं। फिर वो कहेगा कि ये इतने सेकंड बाद, ये इतने मिनट बाद, इस अंतराल पर बजती हैं, तो घंटियाँ पुनः कब 7 बजेंगी। तो सीधी सीधी सी बात है कि सभी चीज़ों से कटना चाहिए। वो होता है एलसीएम। इसका लेना है आपको एलसीएम। जैसे मैंने कहा 12 और 18 है, कि ये जो है 12 मिनट बाद बस, मैंने कहा 12 मिनट के अंतराल पर एक चक्कर पूरा करती है, और ये 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो दोनों कब मिलेंगे? तो इन दोनों, ये 12 में करेगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ 36, यानी 3 चक्कर पूरा करके मिल जाएगा, और ये 2 चक्कर, यानी इनका जो एलसीएम होगा तभी तो ये मिलेंगे। ये जब मैं बेसिक कराऊंगा तब बता दूंगा। अब 12-18 का एलसीएम लेना सीख लो। 12 है, 18 है, 24 है, 36 है, और 45, इनका एलसीएम लेना है। तो 12-18 तो मुझे 36 दिखाई दे रहा है, और 36 इनके साथ है, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 36। अब 24 और 36 का एलसीएम निकालोगे तो 36 दूनी होते हैं 72, और 24 दिया 72। यहाँ तक का एलसीएम मुझे निकाल लिया 72। अब देखो 9, 45 और 72, इसमें 9 और 5 आ रहा है, 9 मल्टीप्लाई 5, और इसमें 9 मल्टीप्लाई 8 है, तो 9 तो दोनों में कॉमन है। 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा एलसीएम। तो ओवरऑल एलसीएम आ गया 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, और ये सेकंड है। अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से भाग दोगे, 5 से काटोगे 12 बार, 4 से काटोगे 2 बार, 4 से 3 बार, और 3 से काटोगे 3 बार, तो 3 दूनी 6, यानी 6 मिनट बाद वे एक साथ बजेंगी। 9:06 पर, क्योंकि 9 बजे एक साथ बजी थी, 6 मिनट बाद 9:06 पर। जब मैं बेसिक से कराऊंगा तो पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये देखिए, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है।
यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। देखिए, सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि 100 से 103 हो गई और 100 से 103 हो गई। बहुत सारे टीचर भी कराते हैं। ये रेशियो था, ये रेशियो था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। अब 103 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाती है। मैं डायरेक्ट बताता हूँ। मान लीजिए x थी, फिर 100 से 103 हुई, है वही चीज़ें, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। 100 से 103 हुई, यही तो होगी 3% बढ़कर, और ये बढ़कर कितनी हो गई 21,218। आप इसे मल्टीप्लाई ना करिए, काट दीजिए पहले ही। 103 दूनी 206, जीरो लगाएंगे, 618 हो जाएगा, ये 6 बार जाएगा। फिर 103 से काटेंगे 2 बार, 2 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, ये 2 2 4 जीरो वहाँ पर चले जाएंगे, ये 20,000 आंसर आ जाएगा। धीरे धीरे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर हम मल्टीप्लाई ना करें तो हमारा आंसर कैसे निकाल सकते हैं। बताऊंगा डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, सभी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर 4 आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा करती हैं, 5 फीमेल एक काम को 8 दिन में करती हैं, और यहाँ पर कहा है 8 बच्चे यानी 8 बॉय उसी काम को 10 दिन में। तो अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो 5 दूनी 10 और 8 से 8 कट गया। तो यानी अगर मैं एफिशिएंसी निकालूँ तो फीमेल और बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2:1। बस सवाल कंप्लीट हो गया। अब किसी भी एक चीज़ में मैं एफिशिएंसी रख दूंगा। मान लो महिला की रखता हूँ, तो महिला 5 महिला थी, एफिशिएंसी है 2 और 8 दिन में पूरा करती हैं, ये है टोटल वर्क। डिवाइड 2 महिला और 4 बच्चे, 2 महिला एफिशिएंसी 2 यानी 2 दूनी 4, 4 बच्चे एक एफिशिएंसी यानी 4, टोटल 8 एफिशिएंसी आ गई। और कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना है। तो 8 से 8 कट जाएगा और दिन की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 10। ये इधर रख सकते थे आप, इसे अगर यहाँ ना रखना चाहें तो आप इसके इक्वल कर देंगे, टोटल वर्क के इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई डी, 8 से 8 और डी बराबर 10 आ गया। ये 10 दिन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा एक मोहन है, मोहन एक टेबल को 2,832 रुपये पर बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा। 100% क्रय मूल्य होता है 100%, और 18% प्रॉफिट है, तो यानी 118% में उसने बेची होगी। तो इसकी जो वैल्यू है 118% की, वो दी है 2,832, और उसे टेबल का क्रय मूल्य यानी 100% पूछा गया है। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 2,832 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 8 से अगर लास्ट में 2 लाना है तो 4 बार जाएगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब अगर ये 4 आना है और दशमलव में आएगा नहीं, तो एक चीज़ और रखनी है कि 2 जीरो भी वहाँ होंगे, तो इसमें 1 जीरो है तो ये नहीं हो सकता है, ये आपका आंसर होगा। अगर आप काटना चाहें तो इसे काट सकते हैं, 108 से काटेंगे, 118 दूनी 236 होगा, और अगर इसे घटाएंगे 236 में ये होगा 43 4 47 472, और ये 4 बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो 24 मल्टीप्लाई 100 यानी 2400 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही आंसर आएगा। ये धीरे धीरे चीज़ डेवलप होगी, देखते जाना। ये क्वेश्चन है 5x - 2y, यहाँ अनुपात है, यहाँ अनुपात दिया हुआ है। ये सीधा सीधा सा क्वेश्चन दिया है कि 5x - 2y डिवाइड बाई x - 2y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 17। अब करेंगे क्या, इधर इसकी तिरछी गुणा, इसकी तिरछी गुणा, तो 17 पंजे 85x,
इसे डायरेक्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको, पहले बेसिक से बता रहा हूँ। -34y, कुछ स्टेप हम खा जाएंगे, शॉर्ट ट्रिक मत सीखिए, स्टेप खाना सीखिए, अभी बताऊंगा। 9x और -18y। अब देखिए 9x इधर आएगा तो ये बचेगा 76x, और ये उधर जाएगा, ये 34 में से जब 18 माइनस करोगे तो ये बचेगा 16y। x अपॉन वाई क्या आ जाएगा हमारा, 16/76। अगर 4 से काटेंगे तो 4 अपॉन ये कितना, 19। ये x अपॉन वाई आ गया 4/19। x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 19 है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 9x यानी 9x की वैल्यू 4 थी, डिवाइड बाई 13y यानी 13 मल्टीप्लाई 19। अब एक चीज़ देखना, इसे मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे होंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी है। देखो ये चीज़ ही तो डेवलप करनी है आपको। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, नीचे से यूनिट डिजिट देखोगे 9×27 यानी 7 आएगी। इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, आंसर डी होगा। दूसरी चीज़, ये कितना आया था, एक सेकंड में अगर 12 लिखता हूँ तो 9 × 4 था, और नीचे 13 × 19 ये था। अब नीचे अगर ऊपर देखोगे तो 9 चौक 36, 36 आएगा। अब ये किसी चीज़ से कटेगा तो नहीं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ऊपर 36 आएगा, इसमें 36 नहीं, इसमें 36 नहीं, इसमें 36 नहीं, तो ये मल्टीप्लाई मत करो, टाइम यहीं बचता है। शॉर्ट ट्रिक से टाइम कभी नहीं बचेगा। अब देखो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया गया। तो बेलन का क्या पूछा है, व्यास। पहली बात तो 2r निकालना है, ना कि r निकालना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखो सबसे पहले किसी चीज़ को पिघलाकर, जैसे ये है बॉल, इस बॉल को पिघलाकर, ये बॉल है, इस बॉल को पिघलाकर मैंने मान लो ये बना दिया, इस शेप में कर दिया, तो इन दोनों में क्या चीज़ सेम होगी, जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ था यानी इसका वॉल्यूम जितना था उतना ही वॉल्यूम इसमें इतना होगा। शेप चेंज हो जाएगी लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा, ध्यान रखना। मान लो ये 5 किलो मटेरियल यूज था लोहे का, तो ये भी 5 किलो का होगा, तो दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन बराबर होता है, बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई है शंकु को पिघलाकर। सबसे पहले शंकु का जो वो होता है आयतन का फॉर्मूला 1/3 πr²h, पाई और r क्या है, r है 9 स्क्वायर और h कितना है 15। इसका आयतन दूसरे आयतन के बराबर, यानी किसके, बेलन के आयतन के बराबर। बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। r कितना है हमें नहीं पता, और h कितना है 45। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, और 9 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटोगे 3 बार, यानी 3 तिया 9 बराबर r², यानी r कितना आ गया, 3 आ गया। और पूछा क्या है 2r, 2r कितना होगा 6। ध्यान रखना कुछ बच्चे यहाँ पर 3 टिक करके चले जाएंगे, लेकिन पूछा है व्यास, त्रिज्या का दुगना यानी 6 आंसर होगा। ये सिली मिस्टेक होती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में, ए 12 दिन में, बी उस पेंटिंग को 8 दिन में, बी 8 दिन में, सी उस पेंटिंग को 10 दिन में, सी 10 दिन में। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12 और 8 का होता है 24, और 24 का और 10 का होता है 120। टोटल वर्क 120 है। ये ए का वर्क है एक दिन का 10, इसका एक दिन का वर्क है 15, इसका एक दिन का वर्क है 12। तो ए बी सी का एक दिन का वर्क निकाल लिया हमने। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं, चलिए ए बी सी का एक दिन का वर्क आ गया। अब उसने कहा क्या है, दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें, पहले दिन ए अकेला पेंट करेगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए ए को पेंट करना है, यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखिए पहले दिन ए अकेला पेंट करेगा, उस दिन के जो अगला दिन आएगा नेक्स्ट डे, बी और सी, ए अकेला पेंट तो करेगा ही, बी और सी उसकी हेल्प के लिए आएंगे।
फिर ए अकेला पेंट करेगा, फिर उससे नेक्स्ट दिन ए, बी और सी तीनों, ये दोनों हेल्प के लिए आएंगे, यानी तीनों। एक दिन ए अकेला, दूसरे दिन तीनों पेंट करेंगे, फिर एक दिन ए अकेला, फिर तीनों पेंट करेंगे। इस तरीके से पेंट चलेगा। अब देखिए, ए अगर शुरू के दिन अकेला करेगा तो ए का एक दिन का कितना है 10, तो ए शुरू के दिन 10 करेगा, दूसरे दिन ए बी सी तीनों साथ आएंगे तो तीनों का सम होगा 37। इसी तरीके से अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 47, 2 दिन का वर्क। अब 2 दिन का अगर मैंने वर्क निकाल दिया 47, मुझे 120 निकालना है टोटल, तो इसके आसपास जाऊंगा मैं। 47 मल्टीप्लाई 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 94 हो जाएगा और ये 4 डेज आ जाएंगे। 4 दिन हो गए। अब 4 दिन के बाद फिर ए आएगा, तो 94 के बाद कितना वर्क बचा है 120 के लिए, 26 हमारे पास बचा हुआ है। 4 दिन हमने काम करा दिया है। अब ए आएगा 10 काम कर लेगा, तो हमारे पास हो गए 5 दिन। अब कितना वर्क बचा है हमारे पास, 26 में से 10 जाएगा 16, और अब आएंगे तीनों, तीनों करते हैं 37, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 0.5 के आसपास आ जाएगा, 0.4 के आसपास। तो 5 दिन ये थे और 0.4 डेज ये है, तो ये 5.4 डेज आपका आंसर होगा। जब मैं बेसिक से कराऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस सेट है। चलिए अब देखिए, ये चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो √6 मान लीजिए चतुर्थ अनुपात, इसका मैंने x मान लिया, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी बीच वाले, देखिए मैं बताता हूँ, पहले समझ लीजिए चतुर्थ अनुपात क्या होता है। जैसे x/z, और इसका चतुर्थ अनुपात है मान लीजिए n, तो पहले और लास्ट की मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो दूसरे और तीसरे की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। जैसे x × n जो होगा y × z होगा। ये होता है चतुर्थ अनुपात निकालने का। अब जैसे ये √6 था, फिर √8 है, फिर √21 है, और मैंने लास्ट वाला मान लिया x, तो x की और इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल होगी, तो x × √6 इज इक्वल टू √8 × √21। अगर मैं इसे डिवाइड में ले जाऊंगा तो सीधा जाएगा √8 × √21 डिवाइड बाई होगा √6। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 2 × 3, रूट की चीज़ रूट में कट जाती है, तो 2 और 3 है, तो 2 से काटेंगे 4 बार और 3 से काटेंगे 7 बार, तो x बराबर √28, और 28 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 सत्ते 28, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 7 रह जाएगा। ये होता है 2 × 7, तो 2 मिल गए तो 1 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ गया, 7 अंदर रह गया, 2√7। ये आपका ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है, पूरी रास्ते की औसत चाल बताइए। स्पीड दी है, डिस्टेंस दी है, तो औसत चाल क्या होती है कि टोटल डिस्टेंस निकाल दीजिए, टोटल टाइम निकाल दीजिए, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी। चलिए, अगर मैं यहाँ से स्पीड दी है और डिस्टेंस दी है तो डिवाइड करके निकालूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ से 4 घंटे आ जाएंगे, 5 चौक 20 होता है, यहाँ से 5 घंटे आ जाएंगे, 3 पंजे 15 होता है, यहाँ से 2 पंजे 10, 5 घंटे आ जाएंगे, और यहाँ से 4 संग 24, 6 घंटे। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 5 10 4 14 6 20। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी, अगर इन्हें जोड़ोगे 20 15 35 10 45 और 20 65 4 69, यानी 69 टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम कितना है 20। 2 से डिवाइड करूँगा पहले, 2 ढाई 20, और 2 से डिवाइड करूँगा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब इसमें 10 मैंने क्यों बचाया, क्योंकि एक जीरो की दशमलव इधर हो जाएगी, तो 3.45 ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। डायरेक्ट हमने इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाला था पहले, और फिर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। चलिए, ये रहा आपका आंसर।
3.45। लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट का। उसने कहा है कि एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। अगर एक्स ने 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे, तो एक पेन एक पेंसिल के बीच का अंतर बताना है। तो सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। 180 रुपये में 40 पेंसिल डिवाइड कर देंगे, तो एक का आ जाएगा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4.5 रुपये। अगर मैं देखता हूँ 180 रुपये में 2 दर्जन पेन यानी 24 पेन, इसे काटते हैं 4 छंग 24, 6 से काट देते हैं 6 चौक 24, 6 तिया 18, 30/4 का मतलब होगा 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, और इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो 3 रुपये आ जाएगा। ये आंसर नंबर ए होगा। तो देखिए ये प्रैक्टिस सेट था, हमारे टोटल 20 क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया। और अभी मैंने उस लेवल पर नहीं ले गया हूँ, ये थोड़ा सा बेसिक से चल रहा था मैं, जिससे आपकी समझ आए। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आपको डेवलप करूँगा, कुछ चीज़ों में बताऊँगा कहाँ रेशियो यूज करना है, कहाँ चीज़ें नहीं लिखनी है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ट्रिक पर ज़्यादा मत जाइए, स्टेप कम से कम करिए। जैसे मैं लिखता हूँ 4 × 6 × 2, तो 4 छंग 24 × 2, 24 दूनी 48। हमें सीधा यहाँ पहुँचना है, इस स्टेप से यहाँ स्टेप पे जाना है। 4 छंग 24 दूनी 48। एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने, ये स्टेप हम ख़त्म कर देंगे, और इसी को मैं मानता हूँ शॉर्ट ट्रिक। अपनी जो ट्रिक बताते हैं टीचर वो एग्ज़ाम में भूल जाओगे, कुछ काम आती हैं वही मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल आप स्टेप खाना भूलिए, और स्टेप खाना कब भूलोगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा होगी। 1 से 20 तक क्यूब याद करो, 1 से 50 तक स्क्वायर, और 1 से 30 तक टेबल। ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी धीरे धीरे बताता चलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।